इनको देखा जाए तो KCl का कंसंट्रेशन क्या है, जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो कंसंट्रेशन राइट टू लेफ्ट, सोचिए राइट टू लेफ्ट, हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटते जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखिए पहला रीजन क्या है, क्यों बढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरआयनिक इंटरेक्शंस, आयंस विल मूव फ्रीली एंड इट विल मेक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी मोर फास्टर। दूसरा है वॉल्यूम का बढ़ना। तो वॉल्यूम देखिए, कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कप्पा A अपॉन L होता है ना, कप्पा A अपॉन L, और मान लो L हमारा क्या है, 1 है, L बराबर 1, तो A के जगह V लिख देंगे तो, हाँ जयंत बोलो, जयंत बोलो क्या बोल रहे हो, जयंत बोलो। हमने कुछ बोल रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए जब L इक्वल टू 1 ले लेंगे तो एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू V हो जाएगा, या एरिया अपॉन लेंथ को भी क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, जब L इक्वल टू 1 रहेगा। तो इसी को हमने ऊपर में लिख दिया क्या, कंडक्टेंस इज इक्वल टू के A अपॉन L इक्वल टू K इंटू V, क्योंकि A अपॉन L को हम लोग V लिख सकते हैं, रीचा लिख सकते हैं ना। यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो निकिता समझ में आ रहा है क्या, यस सर। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वही हमने इसको लिख दिया। तो देखिए डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे जयंत तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जयंत बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा यस सर, करेक्ट, बढ़े। ठीक है। तो देखो हमारे कंडक्टेंस में दो फैक्टर काम कर रहा है, दो फैक्टर काम कर रहा है कंडक्टेंस बढ़ने में जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो पहला कि आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कम हो गया तो अब तेजी से सॉल्वेंट में मूव कर सकते हैं, जब तेजी से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, फास्ट करेगा, इस वजह से। दूसरा क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेकंड पॉइंट हमने ऊपर लिखा है ना, पहला पॉइंट हमने दिया है आपको, पहला दिया है कि डिक्रीज इन इंटरआयनिक इंटरेक्शन, और सेकंड पॉइंट हमने दिया है इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये पॉइंट यहां से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। बहुत ही एनसीईआरटी वगैरह में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, कहीं भी जो आप पढ़ते हैं बुक्स उसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। रीचा, रीचा कोई प्रॉब्लम, जयंत, जयंत, ठीक है, गुड 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 गुड, सम पीपल आर रिस्पॉन्डिंग थ्रू आइकॉन, ओके गुड, ओके ठीक है। और रोहित, रोहित बोलो। जी सर। हाँ जी यार सर। रोहित, लगता है अब समझा है कि कैसे यूज करना है ना। वहां जी। लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको जो है आप ऑन ऑफ अपना ऑडियो कर सकते हैं, या वहीं पर एक थंब का निशान है, जब थंब करोगे तो हमको रिप्लाई आ जाएगा कि आप समझ रहे हो, ठीक है, उससे भी रिप्लाई कर सकते हैं बेटा, ऐसे करना है। आप मीटिंग में रहते हो लेकिन आप समझ नहीं पाए, आज पहली बार आप रिप्लाई कर रहे हो, ओके समझ में आ रहा है ना रोहित। जी। ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक। तो देखते हैं when concentration approaches zero, जब concentration जीरो के आसपास अप्रोच करता है, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity। आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, कब हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो के आसपास हो जाए, मतलब नेग्लिजिबल हो जाए, उसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब जितना मान लो 1 मोल पर लीटर हमारा वॉल्यूम है, और हमने सॉल्यूशन कितना कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा करके हमने उसमें एक मोल है हमारा NaCl, उसमें हमने क्या किया, 5 लीटर पानी डाल दिया, तो कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो गया, उसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उस सिचुएशन में जो कंडक्टिविटी आता है तो हम क्या कहते हैं, उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और उसी को दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, दूसरे वर्ड्स में अभी अभी क्या हमने बताया, इनफिनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वेरी गुड, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। रोहित समझ में आ रहा है।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहिए या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों हम लोग कहते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेमडा एम लेते हैं, सिंबल लेमडा एम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, या हम लोग जी लेते हैं। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग उसी को क्या लिख देते हैं, लेमडा एम नॉट। जैसे नॉट टर्म यूज होगा आप समझ जाइए क्या है, जैसे हम लोग नॉट लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टेंस हमारा क्या है वहां, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिया गया है। किसी को समस्या हो तो बताइए, बोलिए, किसी को समस्या है तो बताइए, बोलो। नो सर। ओके चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको एक्सप्लेनेशन नाइसली कहीं मिलेगा नहीं, और फिर आपको प्रॉब्लम मतलब बुक्स में जनरली इतना अच्छे से समझाया नहीं है, क्यों आयनिक कंपाउंड का बढ़ता है, क्यों घटता है, क्यों ऐसा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान देंगे, ठीक है। और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट वन है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, अब देखिए जैसे आप रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं क्या फिजिक्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं या नहीं निकिता? नो सर। अभी नहीं पढ़े हैं? सर 12 का क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ है फिजिक्स का। अच्छा फिजिक्स शुरू नहीं हुआ। अच्छा रीचा पढ़ी है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? रीचा पढ़े हो? नहीं सर। नहीं पढ़े हो, अच्छा चलो हम समझाते हैं, देखो ठीक है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, तीन अगर नॉन रेसिस्टेंस रहता है, एक अननोन रेसिस्टेंस रहता है, तो हम लोग चौथा रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में पढ़े रहते तो थोड़ा एकदम हमको एक लाइन में बता देते, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप अभी फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, तो अगर हमें रेसिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस पता है क्या किसी सॉल्यूशन का या कंडक्टर का? यस सर। निकिता, रीचा, अगर देखो, अगर हमें किसी सॉल्यूशन का अगर रेसिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस पता है, अगर कंडक्टेंस पता है तो हमें रेसिस्टेंस पता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कहीं हमारा सॉल्यूशन है उसमें दो प्रॉब्लम आता है, पहले प्रॉब्लम समझिए, आयनिक कंपाउंड जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस हमको मेजर करने में दो समस्या आता है। अगर हम लोग व्हाइल मेजरिंग रेसिस्टेंस डीसी करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, डीसी करंट हम लोग पास करते हैं, हमारे साथ दो समस्या आता है, डीसी करंट पास करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, तो इससे बचने के लिए हम लोग उपाय क्या लगाते हैं, एसी करंट पास करते हैं। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है? अगर हमारा डीसी करंट से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर एसी करंट पास करते हैं। दूसरा समस्या आता है कि सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट करना समस्या है, तो इससे बचने के लिए एक कंडक्टिविटी सेल डिजाइन किया गया। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने दिया है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं R1 है, R2 है, R1 है, R2 है, R1 है, R3 है और R4 है। जब ये हमारा डिटेक्टर जीरो रीडिंग देने लगता है उस केस में एक फॉर्मूला आ जाता है व्हीटस्टोन के अनुसार, व्हीटस्टोन के अनुसार R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 सॉरी R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 बाई R3। समझे क्या? तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो इसमें मान लेते हैं कि हमने कंडक्टिविटी सेल जिसको मेजर करना है उसको हमने एक वेसल जैसा ले लिया, वेसल में हमने सॉल्यूशन को डाल दिया, क्योंकि सॉल्यूशन को तो हम तो इस वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, तो सॉल्यूशन को एक वेसल में डाल दिया जिसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, और R2 के जगह पर रख दिया, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, R1 R3 R4 पता है तो R2 कैलकुलेट हो जाएगा क्या? यस सर। रीचा, रोहित, जयंत, बोलिए। रोहित समझ में आ रहा है नहीं? जी तो वही फिजिक्स वाला कंसेप्ट हमने लगा दिया,
ठीक है, ये फिजिक्स में आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो होगा क्या, R1 बाई R4, सॉरी R1 इंटू R4 बाई R3, होगा या नहीं होगा निकिता, Yes ऋचा, sir. रोहित, होगा? Yes sir. ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टिविटी सेल में हम क्या करते हैं कि रख देते हैं, और रख देते हैं, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट इस तरह कंडक्टेंस को कर लेते हैं। कोई समस्या है तो बताइए। अब देखिए कंडक्टिविटी सेल जनरली दो टाइप का होता है, एक तो सिलिंड्रिकल होता है और दूसरा ऐसा होता है, दूसरा वाला इस टाइप का है और एक इस टाइप का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैथोड एनोड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, इस साइड से कैथोड है और इधर एनोड है जुड़ा हुआ है। हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इस वेसल में डाल दिए और फिर क्या करेंगे, इसको हम R2 के जगह पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल लगा करके हम क्या करेंगे, इसका रेसिस्टेंस मिल जाएगा। रेसिस्टेंस मिल गया मतलब 1/R कर देंगे, कंडक्टेंस मिल गया। कोई कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं, नहीं। देखो फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए देखिए होता क्या है कि सॉल्यूशन को हम लोग तो ब्रिज में कनेक्ट कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने एक वेसल ले लिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। क्लियर है? सर इसका डिजाइन दो टाइप का होता है। जब हमको मेजर करना रहेगा, इसमें जैसे ये तार हो गया, एक कैथोड है तो दूसरा तार कैसा काम करता है, एनोड का काम करता है। एनोड। ठीक है, ये दो तार है, सिंपली कैथोड एनोड, सॉरी कैथोड एनोड छोड़ दो, सॉरी, दो तार से जुड़ा हुआ है। और हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूशन को भर देंगे। सॉल्यूशन को यहाँ भर दिया, जैसा सॉल्यूशन आप देख रहे हो, ठीक है, नीला कलर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, भर दिया हमने इसमें सॉल्यूशन को, यस। ठीक है। और इसको अब क्या करते हैं, जो ये हमारा जो दोनों साइड से तार है, ये और ये वाला तार, उसको ला करके यहाँ हमने दोनों साइड से व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? और जोड़ दिया तो ये फिर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल लगा देंगे। ठीक है, जब डिटेक्टर 0 रीडिंग देगा उस टाइम हम R2 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R3 कर देंगे, तो हमें R2 का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? जब रेसिस्टेंस मिल गया मतलब कंडक्टेंस मिल गया, 1/R कर देंगे। रोहित बोलो, ठीक है रोहित? हाँ ऋचा, समझ में आ रहा है ना निकिता? गुड गुड गुड, हाँ ठीक है, हाँ ओके 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 ऋचा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो देखिए ये जैसे कंडक्टिविटी सेल लिया गया, कंडक्टिविटी सेल का लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, ये कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ एरिया भी होगा। मान लो एक बार हमने सोडियम क्लोराइड का कंडक्टेंस कैलकुलेट किया, दूसरी बार हम एसिटिक एसिड का किए, तीसरी बार हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किया, चौथा बार हमने कोई और XYZ कंपाउंड का किया, लेकिन इसका एरिया और लेंथ में कोई बदलाव होगा क्या? इसका एरिया और लेंथ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम एक टर्म यूज कर देते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम लोग सिंबल क्या देते हैं, G स्टार। G स्टार, दिस इज इक्वल टू L अपॉन A, L अपॉन A। कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस का सिंबल क्या है, G, और सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या है, G स्टार। सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, सिंबल क्या है, G स्टार, दोनों अलग अलग चीज है। तो अब देखिए रेसिस्टेंस हमको पता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू कितना, R इज इक्वल टू हाउ मच, रो L अपॉन A होता है क्या, L अपॉन A के जगह हमने सेल कांस्टेंट कर दिया, तो रो इंटू G स्टार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? निकिता, ऋचा, रोहित, अच्छा अब देखिए एक हम आपको इतना हम लोग पढ़े हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज है, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं, हम पढ़े नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे देखिए हम लोग अभी इतना फॉर्मूला पढ़े, उस फॉर्मूला को रिलेट करना सीखते हैं थोड़ा सा। कैसे रिलेट करेंगे, जैसे देखिए हमारा R है, R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A होता है क्या,
होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग रो और जी स्टार लिख दे तो कोई दिक्कत है रिचा? रिचा कोई दिक्कत है? No, sir. जी स्टार क्या है बताओ? जी स्टार क्या है जल्दी बोलो। जी स्टार क्या है? Self constant. सेल कांस्टेंट है। वेरी गुड, करेक्ट निकिता। रिचा ध्यान दो थोड़ा सा बेटा। जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट। अभी थोड़ा सा राइटिंग पैड पर लिखने का, धीरे धीरे राइटिंग इंप्रूव करेगा ये नए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है। G इज इक्वल टू 1/R। तो हम लोग इसी को अभी अभी पढ़े थे। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? A अपॉन रो L लिख सकते हैं, रो L लिख सकते हैं। और हम लोग 1 अपॉन रो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। तो इसको हम लोग कप्पा अपॉन G स्टार लिख दे तो कोई समस्या है क्या? किसी को समस्या? बोलिए। कप्पा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो की जगह कप्पा रख दिया। और जी स्टार क्या होता है? जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। तो यहाँ उल्टा है क्या? ए अपॉन एल है, ए अपॉन एल। तो इसको जी स्टार लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है रिचा? रिचा बोलो। जयंत बोलो, इन फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत है? हाँ जयंत, ओके गुड। चलो रिचा समझ में आ रहा है ये नहीं? रिचा, रोहित, क्या बोल रहे हो बेटा? रिचा बोलो। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हो सकता है बारिश नेटवर्क चल। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, बारिश हो रही है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या करें, इंड कर दें इसको नेक्स्ट क्लास इंड में? कर दिए, मेरे में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बेटा, इंड कर देते हैं तब। ठीक है, इसको हम लोग कल देखते ठीक हैं। है। ठीक है, 1 घंटे हो भी गया है, हम लोग कल देखते हैं। ओके, फिर यहीं से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके निकिता, रोहित। Okay, sir. ओके, थोड़ा यहाँ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से यही तो अब डिजिटल सिस्टम में प्रॉब्लम है, वेदर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कल नहीं लेंगे। ठीक है, अब कल और परसों ये इधर जानते ही हो करंट की बहुत समस्या है। तो कल 4th सैटरडे है, हम बैंक से बिजली का कनेक्शन है मेरा, तो कल बैंक बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा। तो कल परसों नहीं लेंगे, हम मंडे को लेंगे। ठीक है, करंट की समस्या है, अभी करंट आ नहीं रहा है, इसलिए कल परसों नहीं ले पाएंगे, अब मंडे को लेंगे। ठीक है निकिता? और 11th का कल है सर? किसका? 11th का कल है? ये तो बेटा आज तो लाइट है, आज